Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. First of all, I wish you all a very happy, healthy and prosperous new year on behalf of Rouse Academy. हम आशा करते हैं ये आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और आप जिन भी गोल्स के लिए लगे हुए हैं, जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस होंगे। चलिए, सो देख लेते हैं नए साल के साथ आज न्यूज़ में क्या है। देखिए, पहली न्यूज़ यहाँ पर बात कर रही है, इंडिया और सऊदी अरेबिया ने डिस्कस किया है कि वो फाइनली एक ट्रीटी को यहाँ पर साइन करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़, जिसे हम बोलते हैं MLAT। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया और सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो एक टॉक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है जिसमें ये डिसाइड किया जाने वाला है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को यहाँ पर ऑब्टेन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? देखिए, ताकि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है एक दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पर एक फॉर्मल तरीके से जो सहायता दी जा सकती है वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए दे सकें। जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो ये उन कुछ कंट्रीज़ में से है जिन्होंने अभी तक इंडिया के साथ MLAT साइन नहीं किया है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये MLAT है क्या और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होगी। देखिए, अगर हम होम मिनिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर ओपिनियन देखें तो इनका बताना है कि MLAT एक मैकेनिज़्म है जहाँ पर क्या होगा कि कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, चाहे कोई भी इशू हो रिलेटेड विद द प्रिवेंशन, सस्पेंशन, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई इशू हो, टेररिज्म से लेके कोई इशू हो तो एविडेंसेस को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, और भी दूसरे एक्शंस लेने के लिए एक दूसरे की यहाँ पर मदद की जाती है। तो अगर हम बात करें तो MLAT क्या है, क्रिमिनल मैटर में एक बायलैटरल ट्रीटी होती है जिसमें दो कंट्री यहाँ पे शामिल होती हैं। क्यों? टू प्रोवाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। सपोज आपके यहाँ का एक क्रिमिनल है जिसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि भाई ये कुख्यात है और इसको हमें पकड़ना। अब ये जाके कहाँ बस जाते हैं? सऊदी में, ठीक है, या वाइस वर्सा सिचुएशन। रिजल्ट क्या होगा? ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ईजी हो जाए, उसके लिए MLATs कंट्रीज़ यहाँ पर साइन करती हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट अलाउ करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन इन क्रिमिनल एंड रिलेटेड मैटर। ठीक है, जिन कंट्रीज़ ने इसे साइन किया है, तो सपोज ये एक व्यक्ति हैं जो फरार होकर यहाँ से दूसरी कंट्री में चले गए। अब ये दोनों कंट्रीज़ के पास जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होंगे, एविडेंसेस होंगे, या कोई क्राइम यहाँ पर हुआ है फिर जाके वो दूसरी कंट्री में हुआ है, तो जितनी भी उससे रिलेटेड एविडेंसेस हमारे पास होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी, उनको यहाँ पे इजीली शेयर किया जा सके। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम कि इंडिया में इसकी नोडल एजेंसी क्या है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, एंड द सेंट्रल अथॉरिटी इज ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो क्या करेगी? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स में प्रोवाइड करने का काम करेगी। साथ ही यहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी रिक्वेस्ट है वो किसके थ्रू होते हुए जाएंगी? वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर हम नोडल एजेंसी की बात करें तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इन रूटेड किसके थ्रू होंगी ये सारे डिप्लोमेटिक टर्म्स? वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू। चलिए, अब अगर हम इन ट्रीटीज़ के बेनिफिट की बात करें तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन और जो प्रोसिक्यूशन है किसी भी क्राइम का वो इन्हेंस हो जाएगा, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो कंट्रीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। सपोज़ एक कंट्री के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, दूसरी कंट्रीज़ को वो क्या करेंगी? उसे प्रोवाइड कर देंगी। रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पर जो टाइम है वो बचेगा। दूसरा, अगर हम ट्रांजिशनल क्राइम और उसके लिंकेजेस की बात करें, जैसे टेररिज्म, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा बायलैटरल कोऑपरेशन हेल्पफुल हो जाते हैं कि एक कंट्री में कोई इशू हुआ, दूसरी कंट्री ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई हम तो इसको टेररिस्ट नहीं मानेंगे, या सपोज उसने एक जगह कोई एक्टिविटी की है, दूसरी जगह उससे रिलेटेड कोई एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो जो टेरर फंडिंग्स हैं, टेरर फाइनेंसिंग है, या जितने भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करें ये पूरे MLTA की जो आपने यहाँ पर बात करी, इसका लीगल बेसिस क्या है। तो देखिए, सेक्शन 105, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 105 ऑफ CRPC, जैसे हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
It speaks of reciprocal arrangement to made by the central government with the foreign government with regard to service of summon, warrant, जुडिशियल प्रोसेसेस। तो सबका संबंध किससे है, कौन अलाउ कर रहा है भाई, सेक्शन 105। ठीक है, इंडिया एंटर किया था MLAT में विद द अदर 42 कंट्रीज इन नवंबर 2019। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो आपको याद रखने होंगे। चलिए, तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं, अ वैग्रेंट ग्रेट वाइट पैलिकन स्पॉटेड नियर पुलिकट लेक। देखिए, जब हम पुलिकट लेक की बात करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जगह बन जाती है। अब देखिए हुआ क्या है, एक ग्रेट वाइट पैलिकन, ठीक है, जिसकी आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, ये ओके इसको स्पॉट किया गया है नियर नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स निकल कर आए। क्या अब इस आर्टिकल में क्या कुछ और पढ़ने के लिए है? जी नहीं, हमें जानने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये ग्रेट वाइट पेलिकन क्या है, पुलिकट लेक का यहाँ पर जिक्र हुआ, और नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी का। अगर हम नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी की यहाँ पर बात करें तो इसको कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिटेट्स ऑफ ऑलमोस्ट 100 ऑफ पेलिकन्स और अदर बर्ड्स के लिए भी। कहाँ सिचुएटेड है? देखिए, ये लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड है पुलिकट लेक के। और अगर हम यहीं पर पुलिकट लेक के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए, पुलिकट लेक की जब हम बात करते हैं तो ये एक लगून है विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। ठीक है, आप याद रखेंगे, अगर हम इंडिया के मैप को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। ठीक है, तो चिलिका लेक के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडिया में है तो वो कहाँ पर है, आपका पुलिकट लगून। साथ ही अगर हम बात करें तो किस रीजन में आता है, जब हम कोस्टल रीजन की बात करते हैं तो ये पुलिकट सॉरी जो कोरोमंडल रीजन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर का, वहाँ पर ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब यहीं पर हमें एक बैरियर आइलैंड भी पता चल जाता है जो यहाँ पर बना है, विच सेपरेट्स दिस लेक, ठीक है, पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग कर देता है। नाम क्या है उसका, आप सभी को पता है, इट्स द श्रीहरिकोटा। ठीक है, जहाँ पर हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर बना हुआ है, वो इस लेक को किससे अलग कर देता है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, चलिए, यहीं पर पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी इस्टेब्लिश है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो पुलिकट में ही सेलिब्रेट किया जाता है, पुलिकट लेक और नीलापट्टू में, टू प्रमोट टूरिज्म। साथ ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रख सकते हैं, जो बकिंगहम कैनल है, ठीक है, एक नेविगेशन चैनल है, वो इसी लगून का पार्ट है। चलिए, तो अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं वाइट पेलिकन के बारे में। तो देखिए, ये पेलिकन फैमिली को बिलोंग करते हैं। साथ ही इनको ईस्टर्न वाइट पेलिकन के नाम से भी जाना जाता है, या रोजी पेलिकन नाम से भी कभी कभी इनको डिनोट कर दिया जाता है, और समटाइम्स दे आर रिफर्ड एज दी वाइट पेलिकन। अगर हम इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझें तो ये मेजरली हमें साउथ ईस्ट यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ही दिखाई देती हैं। वहीं अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो देखिए, ये एसोसिएट होती हैं किससे, एक लार्ज वाटर बॉडी से। पहले तो लार्ज होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, शैलो फ्रेश और ब्रेकिश वाटर भी हो सकता है, एल्कलाइन और सलाइन लेक्स भी हो सकती है। मेजरली ये आपको लगून, मार्शेस या ब्रॉड रिवर्स या स्पेशली डेल्टा या एस्चुरी के आसपास दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनको थ्रेट क्या है, तो देखिए, सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमें पता है वो यहाँ देखने मिल जाता है। मेटल कंटैमिनेशंस की वजह से भी इनकी हमें डेथ देखने के लिए मिल जाती है। फ्लड अगर कहीं पर आ जाते हैं नेस्टिंग साइट के आसपास, तब भी इनके हैबिटेट्स क्या हो जाते हैं, डिस्टरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके कंजर्वेशन की यहाँ पर बात करें तो देखिए, अपेंडिक्स 1 के कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी में इनको डाला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो ये एनेक्चर 1 का भी पार्ट हो जाती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट जो आपको इनके बारे में याद रखने हैं। चलिए, इसी के साथ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड वेयर डज इट लोकेटेड। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल,
देखिए यहाँ पर 1000 लोगों ने विजिट किया है भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल को। इस पूरे आर्टिकल में जानने के लिए क्या है जी, हम एक एक करके उस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है ये 205th एनिवर्सरी है भीमा कोरेगांव बैटल की, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इशू है क्या। देखिए जब हम भीमा कोरेगांव इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा, कहाँ? 1 जनवरी 1818 में हुआ क्या था यहाँ पर एक बैटल फाइट की गई थी भीमा कोरेगांव में, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। हुआ क्या था, पेशवा की आर्मी, ठीक है, पेशवा की आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में यहाँ पर हमें फाइट देखने के लिए मिलेगी। चलिए तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, पहले इसको एक सीक्वेंस के हिसाब से समझ लेते हैं। भीमा कोरेगांव क्या है, एक छोटा सा गांव है जो कि लोकेट करता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, ठीक है। ये जो इंसिडेंस है ये बहुत लैंडमार्क इंसिडेंस है। यहाँ पर 1 जनवरी 1818 को ये फाइट देखने मिली थी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये फाइट किसके बीच में हुई थी। देखिए पेशवा वर्सेस पेशवा ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेंसी अगर हम बात करें, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये फाइट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कम, ये किसी ऑलरेडी वॉर का पार्ट था? जी हाँ, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट था, जिसे आप याद रखेंगे। अब एक और सवाल आ जाता है कि भाई जब आपने पेशवा की यहाँ पर बात करी तो कौन से पेशवा यहाँ थे, तो हम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बाजीराव सेकंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक तरफ बाजीराव थे, मराठा कॉन्फिडरेंसी थी जिनके पास लगभग 28,000 सोल्जर्स थे, और वहीं दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसमें अराउंड 800 सोल्जर्स थे, और जो कहाँ से बिलोंग करते थे, सारे के सारे महार जाति से ये बिलोंग करते थे। चलिए तो इस बैटल का आखिर रिजल्ट क्या हुआ। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंप्राइज कर रही थी ऑलमोस्ट 800 सोल्जर्स को, जो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, महार जाति से। और आपको अगर याद हो तो ये वो जाति है जिसको अनटचेबल माना जाता था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो शेड्यूल कास्ट के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क फाइट रही। रिजल्ट क्या हुआ देखिए, पेशवा की आर्मी यहाँ पर डिफीट हो गई, और जो आपकी आर्मी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो यहाँ पर जीत गई। रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर एक विक्ट्री पिलर इंस्टॉल करवाया गया टू कमोमरेट दोज हु फाइट फॉर देम। किसने इंस्टॉल करवाया था, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कमेटी ने। रिजल्ट क्या हुआ, जो दलित थे उन्होंने बिलीव किया कि दिस वाज अ विक्ट्री ऑफ महार कम्युनिटी, ठीक है। महार कम्युनिटी की विक्ट्री है, किसके खिलाफ, जो कास्ट इनजस्टिस हुआ जा रहा है पेशवा के टाइम पे जो होता आ रहा है, या जो अपर कास्ट ने उनके साथ इनजस्टिस किया है उसके खिलाफ ये जीत है, ठीक है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, तो देखिए इन्होंने इस जगह को विजिट किया था भीमा कोरेगांव विक्ट्री पिलर को ऑन 1 जनवरी 1927, और इसको ही यहाँ पर इन्होंने रीवाइटलाइज किया था मेमोरी को, कि भाई दलित कम्युनिटी ने देखिए कितना बड़ा योगदान दिया है, यहाँ पर फाइट हुई थी, और इसको एक रैलिंग पॉइंट बनाया फॉर असर्शन ऑफ प्राइड। चलिए तो इसको लेके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, बट अल्टीमेटली वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जो भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट था दैट इज़ रणस्तंभ विक्ट्री पिलर, जो हमने देख लिया उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, एंड ऑल्सो द भीमा कोरेगांव इंसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ने के पहले आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल and subscribe it to never miss any update. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rao's Academy for competitive exams भोपाल, क्योंकि 2023 आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लिखने वाला है, and we will definitely guide you at Rao's Academy for competitive exams कि आप यहाँ से अपनी सफलता की उड़ान कैसे भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है डेंस फोक कोल्ड वेव, जिन्होंने नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हिट कर दिया है। देखिए हुआ क्या है, ये जो कोल्ड वेव की कंडीशन है इन्होंने इंटायरली हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। अगर हम बात करें तो देखिए उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी जो जगह हैं, ठीक है। साथ ही इसका असर हमें देखने के लिए मिला है चंडीगढ़, पंजाब,
और वेस्टर्न मध्य प्रदेश के आसपास भी, कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन होने वाली है फॉर अपकमिंग 2 डेज। तो देखिए ये सब हो क्यों रहा है आखिर, तो यहाँ पर जिक्र किया गया है भाई ये सब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। अगर हम इस दिसंबर की बात करें तो 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इवेंट्स हमने यहाँ पर देखे, जिसमें से 6 तो ओके थे, बट एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो दिसंबर 28 और 30 के आसपास आया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्या ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है? जी नहीं, आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या हिंदी में बोले पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये है आपका प्यारा भारत। अगर हम यहाँ से आगे चले जाएं तो यहाँ पर बना हुआ है कैस्पियन सी, और यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के पास यहाँ पे कहीं आपको देखने मिलेगा कैस्पियन सी। ठीक है, सो अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो देखिए ये एक तरीके का स्टॉर्म होता है जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कैस्पियन या मेडिटेरियन सी से। अब ये ट्रैवल कहाँ से करता हुआ आता है, देखिए ये कैस्पियन मेडिटेरियन को क्रॉस किया, कैस्पियन के पास आया, ईरान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा और इंडिया में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो एज पर देम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक स्टॉर्म है जो कि ओरिजिनेट होता है कैस्पियन या मेडिटेरियन सी में, और ये लाता है नॉन मॉनसूनल रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, साथ ही हम इनको क्या बोलते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं। कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, देखिए लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ओरिजिनेट होंगे मेडिटेरियन सी में। रिजल्ट क्या होगा, ये एक एरिया ऑफ लो प्रेशर बनाते हैं जो कि क्या करता है, सडनली हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या करता है, अचानक से शार हो जाता है, यहाँ पर स्नो देखने मिल जाती है, फॉग की कंडीशन देखने के लिए हमें मिल जाती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वर्ड को ही तोड़ देते हैं, ये समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि ये वेस्ट से चल के आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज वेस्टर्न। ठीक है, अगर हम डिस्टर्बेंस की बात करें तो इट मीन्स एन एरिया ऑफ डिस्टर्ब्ड, मतलब डिस्टर्ब्ड और रिड्यूस एयर प्रेशर। और हमें पता है जब हम एयर प्रेशर की बात करते हैं तो कोई भी प्रेशर कहाँ से कहाँ चलता है, एज पर प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड फ्रॉम हेयर द नेम्स अराइजेज दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जी हाँ, इसको हम लो प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं, विच मीन्स जो कि एक ट्रॉपिक के बाहर ओरिजिनेट हुआ है, राइट। सो ये आउटसाइड द ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी इसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ऑलराइट, और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश आपको देखने के लिए मिलती है कहाँ पर, इंडिया के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट रीजन में बेसिकली, दैट रेनफॉल जो कि इस विंटर साइक्लोन की वजह से हुई है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको मावट बोला जाता है। सो प्लीज़ ये कन्फ्यूजन नहीं लाइएगा कि रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से जो बारिश होती है उसे हम मावट बोलते हैं, जी नहीं। रेनफॉल जो कि अकर होता है कहाँ पर, विंटर साइक्लोन की वजह से अकरेंस लेता है, उसको लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो साइक्लोन फॉर्म हुआ और इस साइक्लोन की वजह से जो बारिश होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मावट। ठीक है, और इसके साथ आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये जो बारिश होती है ये कहीं ना कहीं हमारी रबी की जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, हाँ अनटिल अनलेस ये एक लिमिट में हो, एक लिमिटेड क्रॉप्स में हमें दिखाई दे, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो विंटर या प्री मॉनसूनल रेन यहाँ पर करता है वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है कि दिसंबर में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्ज किया गया है, विच इज़ 8.3%। सवाल आता है कि डेटा किसने प्रेजेंट किया, देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये बताया है कि अगर हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 10.09% दिसंबर में क्या कर चुका है, इंक्रीज हो चुका है। कैसे भाई, अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 8.96% का क्या था,
रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्या सिर्फ इतना ही आपको पता होना ज़रूरी है? जी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब कोई व्यक्ति है जो कि जॉब ढूंढ रहा है या उसकी तलाश में है, बट वो उसको अभी ढूंढ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, साथ ही कभी कभी हम इसे मेजर भी मान लेते हैं इकोनॉमिक हेल्थ का। अगर हम एनओसो के हिसाब से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरीके से एक्टिविटी से डिवाइड किया जाता है। क्या? एक तो बोल देते हैं हम, एक लोग होते हैं एम्प्लॉयड और एक होते हैं अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कौन है जी? देखिए, वर्किंग एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, काम कर रहा है, उसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे। अनएम्प्लॉयड कौन है? वो व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा है या जो जॉब की तलाश में है, उनको क्या बोल दिया जाएगा? अनएम्प्लॉयड बोल दिया जाएगा। ठीक है, एनएसओ की डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में जब आप रेफरेंस के थ्रू किसी आंसर को लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तीसरा इन्होंने कैटेगरी बोल दिया नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, तो पहली दो कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप होते हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये वो फिनोमिना है जहाँ पे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर लिया गया है जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि भाई बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, इतनों की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, इतने ही लोग क्या हो जाएंगे? आपके बेरोजगार हो जाएंगे। और इस तरीके की एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने मिलेगी। दूसरा हम बात करें तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, मतलब साल का कोई भी एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर इनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होगा, जैसे एग्रीकल्चर लेबर्स। ठीक है, जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक ऐसा पीरियड आ गया जहां पर उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बताता है? ये एक ऐसी कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट की जो अराइज होती है मिसमैच से। किसके मिसमैच से जी? जो जॉब अवेलेबल है मार्केट में और जो स्किल उसके लिए रिक्विसाइट है वो। कई बार ऐसा होता है कि भाई जॉब तो बहुत सारी है लेकिन उसके लिए जो स्किल्ड लोग चाहिए वो नहीं है। ठीक है, या व्यक्ति तो अवेलेबल हैं लेकिन उनके पास उस तरीके की स्किल नहीं है कि वो क्या नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो ये जो इस तरीके का मिसमैच हमें दिखाई देता है, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो एक और आ जाता है, दैट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? जो हमारी बिजनेस साइकिल होती है उसकी वजह से, ठीक है, जब रिसेशन राइज होने लगता है और इकोनॉमिक ग्रोथ इसके साथ क्या करेगी? देखिए, जब रिसेशन बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगेगी। रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें निकाल दिया जाता है या काम से हटा दिया जाता है। इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है हमारे रिसेशन, डिप्रेशन या बिजनेस साइकिल के ग्रो करने की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया में आप और एग्जाम के लिए क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ऐसे कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया में हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। तो देखिए, सोशल फैक्टर हो जाते हैं, कास्ट सिस्टम हो जाता है आपका। ठीक है, लिमिटेड इनकम हो जाती है फैमिली की, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी हम बोल सकते हैं। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। साथ ही अगर हम बात करें तो स्मॉल कॉटेजेस इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इमोबिलिटी ऑफ लेबर हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं हम स्किल्ड नॉलेज लोगों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इसकी कुछ रीजंस हैं। और आप इसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए, आपको जितनी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आ जाएगा स्माइल। स्माइल स्टैंड्स फॉर व्हाट? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसी तरीके से आपको पीएम दक्ष के बारे में पता होना चाहिए। पीएम दक्ष स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हिताग्रही। नेक्स्ट important again, मनरेगा which is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, स्टार्टअप इंडिया,
स्टैंड अप इंडिया, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ले रही है टू कर्ब दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करेंगे 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। चलिए, ये इंडियन साइंस कांग्रेस की यहाँ पर बात की जाने वाली है, जिसका काम क्या है, ये सबसे पहले बोल रहे हैं कि हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। स्टेम क्या है, देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महिलाओं का योगदान है उसको क्या करना है, ज़्यादा करना है। ठीक है, मतलब इक्वल एक्सेसिबल कर देना चाहिए एजुकेशन का, जब हम स्टेम की यहाँ बात करते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम स्टेम एक्रोनिम की बात करें तो इसे ऑलमोस्ट 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए में। बोला क्या जाता है, जब हम स्टेम क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम्स और जनरल न्यूट्रल पीस को यहाँ पे बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखिए जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, जो 43% ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में, उसमें से स्टेम में महिलाएं 43% क्या है, स्टेम से ग्रेजुएटेड हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब हम बात करें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की। लेकिन वहीं जब हम इनके स्टेम जॉब में इनके शेयर की बात करते हैं, इनके प्रपोर्शन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ 14% है। ठीक है, सो इसीलिए इंडिया में ये प्राइमरी कंसर्न बन के निकला है कि भाई इतनी सारी महिलाएं ग्रेजुएट तो हैं, वो स्ट्रीम्स तो लेती हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इन सब की, बट वो आगे नहीं आ पाती, तो हमें इनको चेंज मेकर बनाना है सोसाइटी में, इसीलिए हमें स्टेम पे महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। आप साथ ही क्या याद रखेंगे, इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले एक विज्ञान ज्योति स्कीम होती है जो आपको पता होनी चाहिए। गति स्कीम है विच इज़ जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। एक किरण स्कीम आपको दिख जाएगी विच इज़ नॉलेजेबल इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ब्लू इकोनॉमी। बोला जा रहा है कि इंडिया इस बार क्या करेगा, ब्लू इकोनॉमी को एनहांस करेगा। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म होती है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट डेरिएबल फ्रॉम द लार्जर मरीन इकोसिस्टम। ठीक, तो क्वेश्चन कम्स कि भाई और क्या पढ़ना ज़रूरी है, जी आपको पढ़ना ज़रूरी है ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी इतिहास में जाएं तो गुंटर पॉले करके एक व्यक्ति रहे हैं, इन्होंने एक बुक में 2010 में नाम दिया था द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन 100 मिलियन जॉब। ब्लू इकोनॉमी किसकी बात करती है, ये सस्टेनेबल यूज की बात करती है ओशन रिसोर्सेज की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड इंप्रूव करने के लिए, जॉब देने के लिए। तो ओशन इकोसिस्टम का आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये बोलते हैं कि भाई फिशरीज हैं, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट होता है, टूरिज्म होता है। ठीक है, वहीं हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये सब किसका पार्ट है, हम ओशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना ज़रूरी है, जब हम वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करेंगे तो हम ओशन को पॉल्यूट नहीं करेंगे, और उससे जो भी रिसोर्सेज हमें मिलेंगे वो किसका पार्ट हो जाएंगे, ब्लू इकोनॉमी का पार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो ब्लू इकोनॉमी एम्फसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओशन इकोनॉमी with social inclusion, environmental sustainability combined with innovative business models। तो देखिए यही कारण है कि जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, इसे नेक्स्ट सनराइज सेक्टर भी बोला जाता है। सो दोज हु हैव नो आइडिया कि सनराइज सेक्टर क्या होते हैं, ये वो सेक्टर होते हैं जो रैपिडली एक्सपांड करते हैं, और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये इंक्रीज करेंगे बहुत ज़्यादा, और इनका बहुत ज़्यादा महत्व होगा इन नियर फ्यूचर। ऐसे किसी भी उसको हम क्या बोलते हैं, द सनराइज सेक्टर। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज टॉकिंग अबाउट वुमेन ब्रेक द ग्राउंड इन एमजी नरेगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो विमेन वर्कर्स हैं एमजी नरेगा का, उनका यहाँ पर आप प्रपोर्शन देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ये काफ़ी बड़ा हुआ हमें देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें जो 57.8% वर्कर्स हैं इस स्कीम के, वो ज़्यादातर कौन है, इसमें से महिलाएं हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन दिखाता है 2012 और 13 के बाद से।
इनमें से केरला, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन सभी में आपको क्या देखने मिला है, एक अपवर्ड ट्रेंड देखने मिला है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ है। देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन हमें देखने मिला है, क्या है, केरला। अगर हम केरला और तमिलनाडु में देखें तो यहाँ पर जो विमेन का पार्टिसिपेशन है एमजी नरेगाज में, वो कम होता हुआ नज़र आया है। क्यों? अगर हम केरल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर ए बी राजेश के अनुसार यहाँ पर जानने की कोशिश बोलें तो उन्होंने बताया कि इसके दो बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला तो वेज गैप, जो यहाँ पर वेजेस हैं, जो इनको मनरेगा से बाहर ज़्यादा वेजेस मिल जाते हैं, इसीलिए पहले तो भाई मार्केट में ज़्यादा हाई वेजेस हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आते। भाई हम मार्केट फोर्स और वेलफेयर इंसेंटिव्स की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। एंड दिस इज़ द रिजल्ट कि जो महिलाएं हैं वो बाहर के क्षेत्रों में जाके ज़्यादा काम कर रही हैं रादर देन इन दी एमजी नरेगा एरियाज, क्योंकि बाहर मार्केट में इन्हें वेजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है इतना? जी हाँ, आपको इसको याद रखना, एज ए फैक्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि 57.5% जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस स्कीम के वो महिलाएं हैं, और ये नंबर हमें ग्रेजुअली इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। ठीक है, आप इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? देखिए, एमजी नरेगा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दैट यू शुड नो अबाउट। चलिए, so it's a current oriented one liners time, and first news is India's first underwater metro to become operational by December 2023. Next is former Pope Benedict 16 passed away at age 95 in 2013. He became the first pontiff to resign in 600 years. Next is the Andhra Pradesh government has introduced a lesson on the contribution of Fatima Sheikh in the textbook of 8th class. Next is India's second longest cable stayed 8-lane Zuari Bridge opens in Goa. Next in current oriented one-liners is Omicron 10BB.1.5 is a variant of the COVID-19 virus that has caused concern among experts due to its immune evasive and highly contagious nature. Next, former world rapid champion Koneru Humpy has won India's first ever silver medal in the FIDE World Blitz Chess Championship in Almaty, Kazakhstan. Next is Magnus Carlsen wins all three World Chess Championship titles for the third time in his career. Next and last in cool today is Global Family Day is celebrated on January 1st as a day of peace and sharing. So it's a quiz time, and first question is Global Family Day is celebrated on which date? Next question is recently 205th anniversary of which battle was observed? Next question, who has won India's first ever silver medal in FIDE World Blitz Chess Championship? And last question is which two nation has signed ML80 recently? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC civil services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.